शर्मा कुलदीप इंडिया चैनल पर आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। और अपन टेक्निकल हेल्पर के 4 पेपर सोल्व कर चुके हैं और ये अपना 5वां पेपर है। ठीक है, तो इन सभी पेपरों को आप ध्यान से देखिएगा। ये JNL के मेंस एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, आपको बहुत सारे क्वेश्चन यहीं से डायरेक्ट देखने को मिलेंगे। ठीक है, चलो देखते हैं पहला क्वेश्चन। 200 वोल्ट के आरोपित वोल्टता के साथ 6 ओम और 8 ओम के दो प्रतिरोधक श्रेणी क्रम में जुड़े हैं, तो अपन को इसकी धारा ज्ञात करें। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो 200 वोल्टेज दे रखा है और 6 ओम और 8 ओम के दो रेजिस्टेंस है जो सीरीज में जुड़े हुए हैं। तो बताइए इसका विद्युत धारा क्या होगी। इसमें अपन को करंट ज्ञात करनी है। तो बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर। करंट का फॉर्मूला क्या होता है, I बराबर V/R। ठीक है, वोल्टेज अपने को दे रखा है 200 वोल्ट, रेजिस्टेंस 6 ओम और 8 ओम, दो रेजिस्टेंस जो श्रेणी में जुड़ा हुआ है। तो टोटल रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा यहाँ से 8 और 6 14 ओम। ठीक है, यानी कि अपने पास हो गया 200/14। अगर इसको अपन डिवाइड करते हैं तो ये आ जाएगा अपने पास 14.2 एम्पियर। ठीक है, आप डिवाइड करके देख सकते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ से डी। ठीक है, आप आंसर भी देख सकते हो यहाँ से डी। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। शुष्क सेल का EMF लगभग है, तो बताइए जो ड्राई जो सेल होता है उसका EMF कितना होता है। बात करें शुष्क सेल, तो इसकी जो पॉजिटिव जो प्लेट होती है वो किसकी, यानी कि एनोड जो होता है वो किसका बना हुआ होता है, कार्बन का। ठीक है, बात करें इसके कैथोड की तो बना हुआ होता है जिंक का। ठीक है, और बात करें शुष्क सेल, तो इसका जो सुधरा हुआ रूप है वो कौन सा सेल है, लेक्लांची सेल। अगर बात करें इसके इलेक्ट्रोलाइट की, तो इसमें कौन सा इलेक्ट्रोलाइट यूज करते हैं, तो हो जाता है NH4Cl, यानी कि अमोनिया क्लोराइड। ठीक है, तो अब बताइए इसका EMF कितना होता है। ऑप्शन आपके सामने है 0 वोल्ट, 0.5 वोल्ट, 1 वोल्ट, 1.5 वोल्ट या 2.5 वोल्ट। तो जो शुष्क सेल का जो EMF होता है वो होता है 1.5 वोल्ट। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं और आप इसका आंसर भी देख सकते हो यहाँ से डी। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं। वोल्टेज और विद्युत धारा के बीच कला कोण की कोज्या, तो बताइए तो वोल्टेज और जो करंट होता है इनके बीच की जो कोज्या होती है वो क्या कहलाती है, वास्तविक शक्ति, शक्ति घटक, सक्रिय शक्ति, पावर या वोल्टेज। तो बताइए कोण की कोज्या, बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर। तो जो वोल्टेज और करंट के बीच की जो कोण की जो कोज्या होती है वो क्या कहलाता है, पावर फैक्टर। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ से बी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। DC परिपथ का शक्ति घटक सदैव, तो बताइए जो DC जो सर्किट होता है उसका पावर फैक्टर कितना होता है। ऑप्शन है 0, इकाई, इकाई से कम, इकाई से अधिक या 0.5। तो बताइए DC सर्किट का पावर फैक्टर कितना होता है। तो DC में जो होता है वोल्टेज और जो करंट होती है उनका भी जो फेज अंतर होता है वो होता है 0 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ से इसका पावर फैक्टर क्या हो जाएगा, यूनिटी। तो DC का जो होता है पावर फैक्टर क्या होता है, यूनिटी। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ज्ञात तरंग दोलक आउटपुट उत्पन्न करते हैं, तो बताइए तो ज्ञात तरंग जो दोलक होते हैं वो कौन सी आउटपुट उत्पन्न करते हैं। ज्ञात तरंग, आयताकार तरंग, कक्रच दंत तरंग या आयताकार तरंग या स्पंद तरंग। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो जो ज्ञात तरंग ऑसिलेटर होते हैं दोलक यानी कि ऑसिलेटर, तो वो ज्ञात तरंगी आउटपुट में अपन को प्रदान करते हैं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। एक चुंबकीय क्षेत्र में एक सुचालक के घूर्णन द्वारा प्रेरित EMF, तो बताइए तो एक चुंबकीय क्षेत्र है तो उसमें जो सुचालक यानी कि कंडक्टर के घूमने से जो EMF प्रेरित होता है वो कौन सा EMF होता है। तो बताइए कंडक्टर घूम रहा है इसमें, तो बताइए कौन सा EMF उत्पन्न होगा। ऑप्शन है स्थितिक EMF, गतिशील EMF। बताइए दोनों में से कौन सा आंसर होगा इसका। बात करें गतिशील EMF, तो क्या होता है, यदि चालक तथा मैग्नेटिक फ्लक्स दोनों में से किसी एक को घुमा दे तो कोयल में EMF उत्पन्न हो जाता है और इसे क्या कहते हैं, गतिज प्रेरित EMF। तो यहाँ पर भी चालक को घुमा रखा है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, बात करें स्थितिक प्रेरित EMF, तो यदि चालक या मैग्नेटिक फ्लक्स दोनों में किसी को नहीं घुमाए लेकिन फिर भी कोयल में EMF उत्पन्न होता है तो वो कहलाता है अपने पास स्थितिक प्रेरित EMF। और ये किस में होता है, ट्रांसफार्मर में। ठीक है, गतिशील प्रेरण EMF की बात करें तो ये होता है अपने पास जनरेटर में। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं
और आप आंसर भी देख सकते हो इसका बी। ठीक है, चलो नेक्स्ट देख लेते हैं। यदि 230 वोल्ट एसी आपूर्ति से 230 वोल्ट डीसी सीरीज मोटर को संयोजित कर दिया जाए, यानी कि 230 वोल्ट एसी की कोई मोटर है, अगर उसको अपन डीसी कोई मोटर है उसको अपन 230 वोल्ट एसी दे देते हैं, तो बताइए क्या होगा। ऑप्शन है मोटर तेज गति से कंपन करेगी, मोटर कम दक्षता और अधिक चिंगारी के साथ चलेगी, मोटर नहीं चलेगी, या फ्यूज उड़ जाएगा, या मोटर के घुमाव यानी वाइंडिंग जल जाएगी। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो कोई डीसी मोटर है उसको अपन ऐसी सप्लाई दे दी तो क्या होगा, स्पार्किंग होगी और मोटर की दक्षता जो है वो कम हो जाएगी। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। चलो नेक्स्ट देख लेते हैं। यदि एक परमाणु के संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या 4 से कम है तो बताइए कौन सा पदार्थ होगा। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। ऑप्शन आपके सामने, ए सुचालक, बी आंतरिक अर्धचालक, सी कुचालक और डी बाह्य अर्धचालक। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा। ये क्वेश्चन आपको हम पहले बता चुके हैं। अगर इलेक्ट्रॉनों की संख्या 4 से कम है तो वो जाता है अपने पास कंडक्टर। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। अगर इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है 4 तो फिर वो क्या होता है अपने पास अर्धचालक। ठीक है, तो अभी इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, 400 हर्ट्ज की आवृत्ति के लिए समय अवधि क्या होगी। तो बताइए, अपने को फ्रीक्वेंसी दे रखी है 400 हर्ट्ज और ज्ञात करना है अपने को टाइम। तो टाइम का फॉर्मूला क्या होता है, अपन टाइम बराबर 1/f। ठीक है, चलो यहाँ से निकाल लेते हैं 1। f का मान अपने को दे रखा है 400। ठीक है, अगर 400 से 1 को डिवाइड करते हैं तो ये आ जाएगा अपने पास 0.0025 सेकेंड। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। प्रेरणिक प्रतिघात यानी कि एक्सेल का फॉर्मूला बताना है अपने को। तो एक्सेल बराबर क्या होता है बताइए, और एक्सी बराबर क्या होता है, दोनों बताइए। ऑप्शन आपके सामने है। तो बात करें एक्सेल की, तो एक्सेल के लिए फॉर्मूला होता है 2πfl। ठीक है, बात करें एक्सी की तो इसके लिए फॉर्मूला हो जाता है 2πfc। तो अभी तो अपने क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा बी, यानी कि 2πfl। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ल्यूमेन प्रति वाट किसकी इकाई है। तो बताइए ल्यूमेन प्रति वाट किसकी इकाई होती है। ऑप्शन है प्रकाश फ्लक्स, बी दीप्त तीव्रता, सी चमक, डी दीप्त दक्षता या ऊर्जा। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। ल्यूमेन प्रति वाट, तो ये जो यूनिट होती है किसकी होती है, दीप्ति दक्षता की, यानी प्रदीप्ति दक्षता की यूनिट क्या होती है, ल्यूमेन प्रति वाट। और एक लक्स बराबर क्या होता है, ल्यूमेन प्रति वाट। ठीक है, अगर बात करें प्रदीप्ति तीव्रता तो इसकी क्या होती है, केंडला। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। कोणीय वेग किस सूत्र द्वारा गणना की जाती है। तो बताइए, तो कोणीय वेग जो होता है इसकी गणना कौन से सूत्र के द्वारा करते हैं। ऑप्शन आपके सामने है। ए ऑप्शन πf सेकेंड, बी ऑप्शन 2πf सेकेंड। तो बताइए इन सभी ऑप्शनों में से कौन सा ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। तो कोणीय वेग की गणना करने के जो अपन सूत्र यूज करते हैं वो होता है अपने पास सी, यानी कि 2πf रेडियन प्रति सेकेंड। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, और आप आंसर देख सकते हो इसका यहाँ से सी। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नीचे दिए गए चित्र में विद्युत धारा ट्रांसफार्मर किसे प्रदर्शित करता है। तो बताइए इनमें से ट्रांसफार्मर का सिंबल कौन सा है। तो अपन ट्रांसफार्मर के लिए कौन सा सिंबल यूज करते हैं। तो बताइए ए बी सी डी, इनमें से कौन सा सिंबल अपन ट्रांसफार्मर के लिए यूज करते हैं। तो अपन ट्रांसफार्मर का जो सिंबल बनाते हैं वो किस तरह से होता है, कुछ इस तरह से बनाते हैं। ठीक है, तो कौन सा सिंबल हो जाएगा बी। इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, केवल बी। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। यदि दो संधारित्र C1 और C2 श्रेणी क्रम में संयोजित है तो बताइए उसका टोटल जो कैपेसिटेंस होगा वो क्या होगा। इसके लिए अपन कौन सा फॉर्मूला यूज करते हैं, C1 और C2 श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं। तो इसके लिए जो अपन फॉर्मूला यूज करते हैं वो अपने पास कौन सा होता है, CT बराबर C1 इंटू C2 अपॉन C1 प्लस C2। बताइए इसमें कौन सा हो जाएगा C। तो इसके लिए राइट आंसर क्या हो जाएगा C। ठीक है, अगर अपन को यहाँ से पैरेलल के लिए पूछा होता तो फिर पैरेलल में कौन सा फॉर्मूला यूज करते हैं अपन, तो उसके लिए हो जाता है CT बराबर C1 प्लस C2। ठीक है, ये जो अपना रेजिस्टेंस होता है ना उसके बिल्कुल विपरीत होता है, तो ध्यान रखना है क्वेश्चन। ठीक है,
क्वेश्चन नंबर 15, बैटरी आवेशन के लिए विद्युत अवघट्टे को तैयार करते समय सल्फ्यूरिक अम्ल को धीरे धीरे मिलाया जाता है। तो बताइए, तो सल्फ्यूरिक जो अम्ल होता है, अपन जो इलेक्ट्रोलाइट का निर्माण करते हैं उस टाइम जो सल्फ्यूरिक अम्ल होता है ना, उसको किस में मिलाते हैं? तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन है सादा जल, बी नमकीन जल, सी आसूत जल, डी गंदा जल या ठंडा जल। बताइए किस में मिलाते हैं सल्फ्यूरिक अम्ल को? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, आसूत जल। तो जो अपना सल्फ्यूरिक जो अम्ल होता है उसको अपन किस में मिलाते हैं? आसूत जल में, यानी कि डिस्टिल वाटर में। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। वह टर्मिनल जहाँ 3 या अधिक शाखाएं मिलती हैं, बताइए उसे किस रूप में जाना जाता है? ए ऑप्शन है नोड, बी टर्मिनल, सी एनोड, डी कैथोड या बेस। तो बताइए वो टर्मिनल क्या कहलाता है जहाँ पर 3 या 3 से अधिक शाखाएं आकर मिलती हैं? तो इसको क्या कहते हैं अपन? नोड। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। सोडियम वेपर लैंप कौन सा प्रकाश उत्सर्जित करता है? तो बताइए, ये क्वेश्चन तो 2-3 बार आ चुका है, अपन ने जो पेपर सोल्व किए थे उनमें भी क्वेश्चन ये देखने को मिला था। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा? नीला प्रकाश, पीला प्रकाश, लाल प्रकाश या हरा प्रकाश। तो बताइए, बात करें सोडियम वेपर लैंप, तो अपन इसका यूज कहाँ पे करते हैं? स्ट्रीट लाइट में। ठीक है, यानी कि सड़कों पर प्रकाश व्यवस्था के लिए। और ये लैंप जो होता है पूर्ण प्रकाशित होने में लगभग 10 से 15 मिनट का समय लेता है। ठीक है, सबसे अधिक समय ये लैंप लेता है प्रकाशित होने, पूर्ण प्रकाशित होने में। ठीक है, और ये कौन सा प्रकाश उत्सर्जित करता है? पीला। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा पीला। अगर बात करें स्टार्टिंग में, तो स्टार्टिंग में ये लाल गुलाबी प्रकाश उत्सर्जित करता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो बताइए, ये जो सिंबल दे रखा है अपने को, ये किसको प्रदर्शित करता है? बताइए, ये एनोड है, कैथोड और गेट। तो बताइए ये 3 टर्मिनल जो होते हैं किस में होते हैं? ऑप्शन है डायोड, सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर, द्विध्रुवीय संधि ट्रांजिस्टर या फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। तो बताइए, तो ये जो 3 जो टर्मिनल होते हैं ये किसके होते हैं? SCR के, यानी कि सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर। चलो बात कर लेते हैं हम SCR की। SCR में 4 परत होती हैं। ठीक है, P, N, P और N। ठीक है, और जंक्शन कितने होते हैं? J1, J2 और J3, यानी कि इसमें 3 तो जंक्शन होते हैं और 4 परत होते हैं। ठीक है, और टर्मिनल कितने होते हैं? 3। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। उस उपकरण का क्या नाम है जो ध्वनि तरंगों को विद्युत तरंगों में परिवर्तित कर देता है? तो बताइए ऐसा कौन सा उपकरण है जो ध्वनि तरंगों को विद्युत तरंगों में परिवर्तित करता है? ऑप्शन है एम्पलीफायर, एंटीना, फिल्टर, माइक्रोफोन या रेक्टिफायर। तो बताइए ध्वनि तरंगों को विद्युत तरंगों में कौन परिवर्तित करता है? बात करें रेक्टिफायर, ये तो क्या करता है अपने पास? AC to DC। ठीक है, फिल्टर, तो फिल्टर तो अपने जो AC को DC करता है रेक्टिफायर, तो उसमें जो कुछ AC के जो गुण आ जाते हैं तो उनको फिल्टर करके मतलब प्योर DC प्रदान करने का कार्य करते हैं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अभी माइक्रोफोन। जो माइक्रोफोन होता है ये ध्वनि तरंगों को विद्युत तरंगों में परिवर्तित करता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, 4 एम्पीयर की एक विद्युत धारा 20 ओम के प्रतिरोध से प्रवाहित होती है, तो वोल्टेज बताइए। तो बताइए इसका वोल्टेज क्या होगा? अपने को करंट दे रखा है और रेजिस्टेंस दे रखा है, तो अगर अपन ज्ञात करते हैं यहाँ से वोल्टेज, तो वोल्टेज का फॉर्मूला क्या होता है? V बराबर I × R। ठीक है, करंट अपने को दे रखा है 4 एम्पीयर, रेजिस्टेंस अपने को दे रखा है 20 ओम, तो यहाँ से मेरे पास वोल्टेज कितना आ जाएगा? 80 वोल्ट। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा अपने पास? B। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, 6 ओम, 8 ओम और 10 ओम का कुल प्रतिरोध ज्ञात करें जब ये समांतर क्रम में संयोजित हो। यानी जो 3 रेजिस्टेंस दे रखे हैं अपने को और इनको समांतर क्रम में संयोजित करना है, तो बताइए इसका टोटल रेजिस्टेंस कितना होगा? बताइए समांतर क्रम, तो अपन समांतर क्रम के लिए कौन सा फॉर्मूला यूज लेते हैं? तो इसके लिए जो फॉर्मूला होता है वो होता है 1/RT बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। ठीक है, चलो फॉर्मूले में जमा लेते हैं अब। 1/RT बराबर 1/6 प्लस 1/8 प्लस 1/10। ठीक है, अगर इनका यहाँ से एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा? 120। ठीक है,
6 से डिवाइड कर लेते हैं 120 को, ये होगा 120। ठीक है, अगर 6 से डिवाइड करते हैं 20, 8 से ये हो जाएगा 15 और 10 से ये हो जाएगा 12। ठीक है, तो ये हो जाएगा अपने पास टोटल 15, 12, 27 और 20 47, यानी 47/120। ठीक है, तो ये हो गया अपने पास 1/RT बराबर 47/120। अपने को निकालना क्या है RT, यानी कि टोटल रेजिस्टेंस। तो ये हो जाएगा 120/47। ठीक है, अगर 120 को अपन 47 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 2.54 ओम। ठीक है, यानी राइट आंसर क्या आ जाएगा इसका A। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हाफ वेव रेक्टिफायर में तरंग के ऋणात्मक चक्कर के दौरान डायोड। तो बताइए, जो हाफ वेव जो रेक्टिफायर होता है उसमें ऋणात्मक चक्कर के दौरान डायोड किस तरह से कार्य करता है। A ऑप्शन है फॉरवर्ड बायस में, B ऑप्शन है धनात्मक विधा में, C ऑप्शन है रिवर्स बायस में, या D ऑप्शन है ऋणात्मक विधा में। तो बताइए, रेक्टिफायर, हाफ वेव रेक्टिफायर, ये पॉजिटिव साइकिल हो गया, ये नेगेटिव। तो बताइए ऋणात्मक चक्कर में किस तरह से कार्य करता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा C, यानी कि ऋणात्मक चक्कर में ये रिवर्स बायस में कार्य करते हैं। बात करें पॉजिटिव चक्कर के दौरान तो उसमें ये फॉरवर्ड बायस में कार्य करता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ से C। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, ओम के नियम के अनुसार R के बराबर है। तो बताइए ओम का नियम क्या होता है। ओम का नियम सबको पता होगा, V बराबर I × R। अपने से यहाँ से पूछा गया है R बराबर क्या हो जाएगा V/I। ठीक है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है C। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इनमें से क्या बिजली के सर्किट में इस्तेमाल होने वाला एक स्विच का प्रकार है। बताइए इनमें से कौन सा स्विच है जो अपन बिजली के सर्किट में इस्तेमाल करते हैं। ऑप्शन है सिंगल पोल सिंगल थ्रो, सिंगल पोल डबल थ्रो, या डबल पोल सिंगल थ्रो, या डबल पोल डबल थ्रो। बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका। तो जो बिजली के जो सर्किट होते हैं उनमें स्विच जो होते हैं सभी प्रकार के यूज करते हैं अपन। जो जितने भी स्विच दिए गए हैं ये सभी स्विच अपन बिजली के सर्किट में उपयोग करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। कील को ठोकने के लिए कौन सी टूल का उपयोग करते हैं। बताइए, अपन जो कोई भी कील होती है उसको ठोकने के लिए दीवारों में किसका यूज करते हैं। प्लायर, स्क्रू ड्राइवर, मेलेट, हथौड़ा या क्रोबार। तो अपन कील को ठोकने के लिए जो टूल का यूज करते हैं वो होता है अपने पास हथौड़ा। ठीक है, हथौड़े की सहायता से अपन कील को ठोकते हैं। ठीक है, बात करें प्लायर की, तो प्लायर के साथ सहायता से हम क्या करते हैं, किसी चीज़ को पकड़ने, तार को पकड़ने या मोड़ने का कार्य करते हैं। मेलेट ये किसका होता है, लकड़ी का बना हुआ होता है। ठीक है, स्क्रू ड्राइवर यानी कि पेचकस, इसकी सहायता से अपन बोल्ट, नट बोल्ट खोलने के लिए यूज लेते हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इनमें से कौन सा टूल कंडक्टर वायर के आकार को मापने के लिए यूज किया जाता है। बताइए, तो अपन जो तार का व्यास होता है उसको मेजर करने के लिए किसका उपयोग करते हैं। ट्राई स्क्वायर, SWG, लकड़ी का पैमाना, या प्लायर, या फिर मेलेट का। तो बताइए किसका यूज़ करते हैं। तो कंडक्टर का आकार मापने के लिए अपन यूज़ करते हैं SWG, यानी कि स्टैंडर्ड वायर गेज। ठीक है, और इसकी आकृति कैसी होती है, ये इस तरह से गोलाकार होता है और यहाँ पर इसमें इस तरह से वो बने हुए होते हैं। ठीक है, जिनमें अपन को वायर को रख के उसकी साइज़ को मेजर करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। काफ़ी मात्रा में करंट अर्थ वायर से होकर गुजरता है क्योंकि। बताइए, तो अर्थ जो वायर होता है उसमें से बहुत अधिक करंट फ्लो होता है। ऐसा क्यों होता है। उसका रेजिस्टेंस कम होता है, उसका रेजिस्टेंस अधिक होता है, या उसकी फ्रीक्वेंसी उच्च होती है, फ्रीक्वेंसी निम्न होती है, या धारिता उच्च होती है। तो बताइए, भाई जब भी कोई फॉल्ट आता है या फिर कोई लीकेज हो जाता है तो जो करंट होता है वो अर्थ वायर की सहायता से ज़मीन में चला जाता है। बताइए क्यों। क्योंकि जो अर्थ जो वायर होता है उसका रेजिस्टेंस बहुत कम होता है। ठीक है, तो जितना भी करंट होता है पूरा करंट पृथ्वी में चला जाते हैं और अपने को झटका नहीं लगता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इनमें से क्या बिजली का चालन कर सकता है। तो बताइए, करंट का प्रवाह इनमें से किस में हो सकता है। पानी में, ट्रिलिम्ब में, मानव शरीर में, या कॉपर में। बताइए, तो इन सब में बिजली का प्रवाह हो सकता है। ठीक है, पानी में बिजली का प्रवाह होता है, ये नॉर्मल पानी की बात कर रहे हैं, वो आशुद्ध जल होता है उसमें नहीं होता है। ठीक है, ट्रिलिम्ब इसमें भी होता है, कॉपर में भी होता है, और मानव के शरीर में भी बिजली का प्रवाह हो सकता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। खाली स्थान की चुंबकीय विद्युतशीलता है। तो बताइए, खाली स्थान की चुंबकीयशीलता का मान क्या होगा। ऑप्शन दिए गए हैं। μ0 बराबर 4π × 10⁻⁷ Tm/A। और इसी तरह से आपको सारे ऑप्शन दिए गए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा।
तो यहाँ से इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, ठीक है, क्योंकि म्यू नोट बराबर क्या हो जाता है 4 पाई इंटू 10⁻⁷ TM अपॉन ए, और इसकी जगह यहाँ पर हेनरी प्रति मीटर भी आपको देखने को मिल सकता है, ठीक है, तो ये भी ध्यान रखना आप, ठीक है। अगर बात करें एप्सिलॉन नोट, अगर अपन से इसका मान पूछा होता तो इसका मान हो जाता है फिर 8.854 इंटू 10⁻⁻12, और इसका मात्रा क्या होता है फेरेड प्रति मीटर, तो दोनों ध्यान रखना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इनमें से कौन सा बिजली का टूल बहुत कम जगह में स्क्रू लगाने के लिए उपयोग किया जाता है, तो बताइए। मतलब अपने पास जगह कम है या फिर कोई भी कोना वगैरह होता है तो उसमें अपन स्क्रू लगाने के लिए किसका यूज़ करते हैं, कटिंग प्लायर का, लॉन्ग नोज प्लायर का, फोकर का, मेलेट का या SWG का, तो बताइए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लॉन्ग नोज प्लायर। ये मैं आपको दिखा देता हूँ, ये कुछ इस तरह से कुछ होता है, लॉन्ग नोज प्लायर कुछ इस तरह से होता है ये कुछ, तो इसकी ये सिरा जो होता है ये लंबा होता है आगे से, तो ये कोनों में आसानी से पहुँच जाते हैं, ठीक है। तो इसका राइट आंसर यहाँ से क्या हो जाएगा बी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। वायर गेज प्लेट का आकार क्या है, ये तो मैंने अभी आपको जस्ट इससे ऊपर वाले क्वेश्चन में बताया है। तो वायर गेज जो प्लेट होती है उसका आकार कैसा होता है गोलाकार, ठीक है। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। चलो नेक्स्ट देख लेते हैं। पंखा करंट के प्रभाव के कारण घूमता है, तो बताइए। जो अपना फैन होता है तो वो कौन से प्रभाव के कारण वो रोटेट करता है। ए ऑप्शन है चुंबकीय, बी तापक, सी सीबेक, डी रासायनिक या यांत्रिक, तो बताइए पंखा कौन से इफेक्ट पर कार्य। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चुंबकीय। जो पंखा जो होता है वो चुंबकीय प्रभाव के कारण घूमता है, ठीक है, तो उसमें चुंबकीय फ्लक्स का निर्माण होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। वह सर्किट जिसकी प्रॉपर्टी दोनों दिशाओं में एक समान होती है, तो बताइए वो कौन सा सर्किट होता है जिसकी प्रॉपर्टी दोनों दिशाओं में समान होती है, यानी कि वो बाई डायरेक्शनल होता है, दोनों दिशाओं में कार्य कर सकता है। ए ऑप्शन है रिवर्सिबल सर्किट, इन्वर्सिबल सर्किट, एक पक्षीय सर्किट, द्विपक्षीय सर्किट या प्रतिरोधी सर्किट, तो बताइए। भाई देखो दोनों दिशाओं में, जिसका राइट आंसर है द्विपक्षीय, यानी कि बाई डायरेक्शनल, यानी कि दोनों दिशाओं में ये सर्किट कार्य कर सकता है समान रूप से, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। डायग्राम दे रखा है अपन को और अपन को बताना है कुल करंट क्या होगी, तो बताइए कुल करंट क्या होगी इसकी। अपने को वोल्टेज दे रखा है 9 वोल्ट, ठीक है, और ये तीनों सीरीज में जुड़े हुए हैं, ठीक है। तो यहाँ से टोटल रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, तीनों का योग 10, 15, 3, 18 ओम, ठीक है। रेजिस्टेंस कितना हो गया 18 ओम। ज्ञात क्या करना है अपने को, करंट का फॉर्मूला क्या होता है I बराबर V/R, ठीक है। वोल्टेज कितना दे रखा है अपने को 9, रेजिस्टेंस है अपने पास 18, ठीक है। तो ये हो गया अपने पास 9/18, ठीक है। और अपने पास जो रेजिस्टेंस है वो किस में किलो ओम में, ठीक है। तो अगर इसको सोल्व करते हैं 9/18, तो क्या आ गया अपने पास 0.5, और एक किलो है ऊपर जाके क्या हो जाएगा मिली एम्पेयर, ठीक है, यानी कि 0.5 मिली एम्पेयर इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। देखते हैं कौन सा ऑप्शन है, ई ऑप्शन, तो इसका ई ऑप्शन राइट हो जाएगा, ठीक है। चलो देख लेते हैं, ये देखिए, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। एक समांतर सर्किट में की संख्या बढ़ाने से रेजिस्टेंस कम हो जाता है, तो बताइए। तो कोई भी समांतर सर्किट है उसमें अपन किसकी संख्या कम कर दे कि प्रतिरोध, मतलब किसकी संख्या को बढ़ा दे कि प्रतिरोध घट जाता है। ऑप्शन है रजिस्टर, बल्ब, सर्किट, बैटरी या वोल्ट मीटर, तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रजिस्टर, ठीक है। तो कोई भी अगर समांतर सर्किट है अगर उसमें अगर अपन रेजिस्टेंस की संख्या बढ़ा देते हैं तो प्रतिरोध घट जाता है, ठीक है। देखते हैं कैसे। जैसे अपने पास 2 रेजिस्टेंस है 6 ओम के, ठीक है। तो यहाँ से इसका टोटल रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, तो इसका टोटल रेजिस्टेंस हो जाएगा, अगर इनको दोनों को पैरेलल में जोड़ते हैं तो इसका टोटल रेजिस्टेंस हो जाएगा यहाँ से 3 ओम, ठीक है। अगर अपने पास 6 ओम के 3 रेजिस्टेंस है, ठीक है, इनको तीनों को पैरेलल में जोड़ेंगे तो यहाँ से इसका टोटल रेजिस्टेंस कितना होगा 2 ओम, ठीक है। तो यानी कि क्या हो रहा है, जैसे जैसे अपन रेजिस्टेंस बढ़ा रहे हैं वैसे ही प्रतिरोध का मान कम हो रहा है, जो टोटल जो रेजिस्टेंस होगा उसका मान घट जाएगा। बस क्वेश्चन में यही पूछा है अपने से, ठीक है। चलो नेक्स्ट देख लेते हैं।
वह संकेत ढूंढे जो 3 पोल वाले एमसीबी को दर्शाता है। बताइए इनमें से कौन सा सिंबल है जो 3 पोल वाली एमसीबी को दर्शाता है, बताइए। ऑप्शन देख के पता चल रहा है, देखो 3 पोल सिर्फ इसी में दे रखे हैं, बाकी में किसी में भी 3 पोल नहीं है। ये देखो 1 2 3, ठीक है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए, ठीक है। बात करें ये वाला सिंबल किसका है, तो ये हो जाता है टोस्टर का, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। किसी मशीन में डमी कोयल का क्या प्रयोजन होता है, तो बताइए। अपन जो मशीनों में डमी कोयल यूज करते हैं उसका क्या उद्देश्य होता है। बात करें डमी कोयल, तो ये कहाँ पर स्थित होते हैं, तो डमी कोयल जो होती है ये आर्मेचर की कोर में होती हैं, ठीक है। वो जो डमी कोयल होती है इसमें कोई भी करंट प्रवाह नहीं होता है। बताइए इसका आंसर क्या होगा। ऑप्शन है क्षमता बढ़ाने के लिए, आर्मेचर की प्रतिक्रिया को कम करना, या आंतरिक संतुलन प्रदान करना, या पावर को कम करना, या पावर फैक्टर को बढ़ाना। तो जो डमी कोयल होती है उसका उद्देश्य होता है यांत्रिक संतुलन प्रदान करना, यानी कि रोटर जो होता है उसको यांत्रिक संतुलन प्रदान करना, ये डमी कोयल का कार्य होता है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इन्वर्टर, बताइए इन्वर्टर क्या करता है। ऑप्शन आपके सामने, एसी को डीसी करता है, या डीसी को एसी में करता है, या एसी को वोल्टेज को कम ज़्यादा करता है। बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर। इन्वर्टर, तो इन्वर्टर जो होता है ये डीसी को एसी में करता है, ठीक है। अगर यहाँ पे आपसे पूछा होता है रेक्टिफायर, तो रेक्टिफायर क्या करता है, एसी को डीसी में, ठीक है। बात करें फ्रीक्वेंसी को कम ज़्यादा, तो इसके लिए होता है साइक्लो कन्वर्टर। यहाँ पे वोल्टेज को कम ज़्यादा, तो इसके लिए अपन ट्रांसफार्मर का यूज करते हैं, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ये सभी क्वेश्चन मेंस एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, सबको ध्यान से देखना इन क्वेश्चनों को, और जो एग्जाम से पहले सारे पेपरों को एक बार सॉल्यूशन जरूर देख के जाना, ठीक है। और अगर आप क्लास देखना चाहते हैं 3 फेज इंडक्शन मोटर या फिर कंप्लीट इलेक्ट्रॉनिक्स ट्रांसफार्मर, तो आप कुलदीप इंडिया चैनल पर प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। एक डीसी जनरेटर में कम्यूटेटर का क्या उपयोग है, तो बताइए। जनरेटर में अपन कम्यूटेटर का जो उपयोग करते हैं वो किस लिए किया जाता है। बात करें कम्यूटेटर, तो कम्यूटेटर किसका बना हुआ होता है, ये हार्ड ड्रॉन कॉपर का, ठीक है। और जो कम्यूटेटर में जो सेगमेंट होते हैं उनमें क्या भरते हैं, माइका, ठीक है। तो बताइए डीसी जनरेटर में कम्यूटेटर का क्या प्रयोग होता है। ए ऑप्शन है करंट को इकट्ठा करना, बी नुकसान को कम करना, सी क्षमता में वृद्धि करना, डी एसी आर्मेचर करंट को डीसी में परिवर्तित करना, या यांत्रिक सुरक्षा। तो बताइए कम्यूटेटर का क्या प्रयोग होता है। तो कम्यूटेटर का जो यूज होता है वो होता है एसी को डीसी में परिवर्तित करना, ठीक है। अगर ये पूछ लेता अपन से मोटर में कम्यूटेटर का कार्य क्या होता है, तो फिर वो इसका विपरीत हो जाता है, यानी फिर उसमें वो डीसी को एसी में करता है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। आर्टिफिशियल हार्ट पंप जैसे बायोमेडिकल उपकरण में आमतौर पर इस्तेमाल होने वाला मोटर कौन सा है, तो बताइए। परमानेंट मैग्नेट डीसी मोटर, बिना ब्रश वाले डीसी मोटर, कंपाउंड मोटर, सीरीज मोटर, या शंट मोटर। तो इसके लिए जो अपन यूज करते हैं वो होता है बिना ब्रश वाला डीसी मोटर, ठीक है। और भाई आप इन क्वेश्चनों को ना एक बार चाहे इस वीडियो को पॉज कर लिया करो, लेकिन खुद से आंसर करने की कोशिश ज़रूर करना, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। बस देखो, तुम्हें अगर सिलेक्शन लेना है ना तो पढ़ना तो पड़ेगा, ठीक है। और जेएनएल मेंस में 10 गुना पास किए हैं एक पोस्ट पे, तो यानी कंपटीशन देख लो आप कितना हाई होने वाला है, ठीक है। तो उस हिसाब से तैयारी भी आपकी अच्छी होनी चाहिए। चलो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 41। SF6 गैस का परिवहन में किया जाता है, तो बताइए। SF6 जो गैस होती है उसका परिवहन किस में करते हैं। गैस सिलेंडरों में तरल रूप में, या बॉक्स में ठोस रूप में, या एयर सिलेंडरों में, या गैस के गुब्बारों में, तो बताइए। तो SF6 तो इसका जो परिवहन करते हैं वो करते हैं सिलेंडरों में, इसको सिलेंडरों में भर कर रखते हैं तरल रूप में, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। फ्यूज आमतौर पर एक होता है, तो बताइए फ्यूज का कार्य क्या होता है। फ्यूज बताइए इसका कार्य क्या होता है। और जो अपन घरों में भी आपने देखा होगा, तो फ्यूज जो होता है ये अपन को ओवरलोड और शॉर्ट सर्किट से प्रोटेक्शन देता है। तो बताइए इसको राइट आंसर क्या होगा। ऑप्शन दे रखे हैं करंट को सीमित करने वाला डिवाइस, वोल्टेज को सीमित करने वाला डिवाइस, बिजली को सीमित करने वाला डिवाइस, या पावर फैक्टर को ठीक करने वाला डिवाइस, या वोल्टेज बांटने वाला डिवाइस। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो फ्यूज का जो कार्य होता है वो क्या होता है, करंट को सीमित करने वाला डिवाइस। यानी कि जो एक फ्यूज का कार्य होता है, मतलब जैसे कोई भी करंट जा रही है, ठीक है, अगर
एक निश्चित मान तक की करंट को तो ये प्रवाहित होने देता है। जैसे उस करंट से अधिक करंट प्रवाहित होने लगती है तो ये जो होता है फ्यूज पिघल कर टूट जाता है, ठीक है। और ये फ्यूज जो होता है ये तापीय सिद्धांत पर कार्य करता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, यानी कि करंट सीमित करने वाला डिवाइस, ठीक है। यानी कि एक निश्चित मान की करंट से अधिक करंट का प्रवाह नहीं होने देता है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। एक आर्मेचर वाइंडिंग में एक टर्न का होता है, तो बताइए आर्मेचर जो वाइंडिंग होते हैं उसमें एक टर्न का होता है। ऑप्शन है 2 कॉइल साइड, 2 कंडक्टर, 4 कंडक्टर, 4 कॉइल साइड या 1 कॉइल साइड। बताइए। बात करें आर्मेचर वाइंडिंग, तो आर्मेचर वाइंडिंग का जो रेजिस्टेंस होता है वो बहुत ही कम होता है, ठीक है। और आर्मेचर वाइंडिंग जो होती है ये कम टर्न और मोटे तार की बनी हुई होती है। तो इसका जो एक टर्न होता है वो क्या होता है, 2 कंडक्टर का होता है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगर डीसी शंट मोटर की रफ्तार बढ़ाई जाती है तो ईएमएफ क्या होगा, बैक ईएमएफ। तो बताइए अगर कोई मोटर है अपन ने उसकी स्पीड बढ़ा दी तो उसका ईएमएफ क्या होगा, बढ़ेगा या घटेगा या अपरिवर्तित रहेगा या पहले बढ़ेगा और फिर घटेगा। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो बैक ईएमएफ का फॉर्मूला क्या होता है अपने पास, ई बी बराबर 5ZNP 60/A, ठीक है। तो यहाँ से अगर देखते हैं अपन तो बैक ईएमएफ जो होता है वो स्पीड के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। जैसे अपन स्पीड बढ़ाते हैं तो ईएमएफ का मान भी बढ़ जाता है, ठीक है।